morning students, welcome back to English classes and today's topic synthesis by using of infinitive। यानी आज हम infinitive के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि infinitive किसे कहते हैं। देखिए, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाया जाता है, यानी जो भी हमारी बेस फॉर्म है जैसे प्ले, रीड, इनसे पहले टू लगाकर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसके हिंदी अर्थ के अंत में ना, नी, ने आदि लगा होता है, ठीक है। तो यहां जैसे टू प्ले, खेलना, इसके अंत में क्या आ रहा है? ना। टू रीड, पढ़ना, इसके अंत में भी ना, ठीक है। टू ईट, खाना, इस तरह से सभी हमारे क्या कहलाएंगे? इन्फिनेटिव। उसके बाद अगर कहीं पर पैसिव वॉइस में इसका यूज करना है तो जब हम पैसिव में इसका यूज करेंगे तो वहां पर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हमें इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में करना है तो पैसिव में करने के लिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात आती है इन्फिनेटिव हमारा सेंटेंस में एज ए नाउन, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब कई तरह से कार्य करता है। तो पहले थोड़ा सा हम इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लिया टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहां पर जो हमारा सेंटेंस में टू वॉक है वो क्या है? एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अच्छी एक्सरसाइज क्या है? टहलना। तो ये यहां पर टू वॉक जो है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में ये कार्य कर रहा है, ठीक है। इन्फिनेटिव यहां पर क्लियर है सभी को। ऐसे ही टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, इस तरह से। नेक्स्ट है, अगर हम देखें जैसे आई वॉन्ट्स आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। तो जैसे यहां पर जो हमारी वर्ब है वो इज है और उसके सब्जेक्ट का कार्य टू वॉक कर रहा था यहां पर एज ए सब्जेक्ट, तो ये इन्फिनेटिव है। लेकिन इन्फिनेटिव किस रूप में कार्य कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में। उसी प्रकार जैसे वह आई वॉन्ट टू अर्न मनी, मैं धन कमाना चाहता हूं, तो यहां पर हमारी मेन वर्ब क्या है? वांट। तो सेंटेंस में ये मेन वर्ब है वांट, ठीक है। इस मेन वर्ब का क्या चाहता हूं मैं? जैसे कहीं हो आई वॉन्ट हिम, मैं उसे चाहता हूं, या आई वॉन्ट ए बुक, मैं एक पुस्तक चाहता हूं। तो जैसे वहां वांट यानी ए बुक, तो ए बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार आई वॉन्ट हिम, मैं उसे चाहता हूं, तो उसे भी हमारा क्या हो गया सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार आई वॉन्ट टू अर्न, मैं धन कमाना चाहता हूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं? टू अर्न, अर्निंग करना। तो यहां पर ये एज अ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। इन्फिनेटिव किसका कार्य कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे आई एम
टू प्ले, आई एम टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। ठीक है, या उसी प्रकार एक सेंटेंस और लें, आई हैव टू वर्क, मुझे कार्य करना पड़ता है या मुझे कार्य करना है। तो यहां पर भी टू प्ले और ऐसे ही है टू वर्क। यहां सेंटेंस में ये दोनों जो है हमारे, ये जो वर्ब है हमारी एम और हैव, इसके कंप्लीमेंट के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस होता है आई एम ए टीचर, तो वहां पर यानी मैं एक अध्यापक हूं, तो आई एम ए टीचर में टीचर जो है वो सेंटेंस में क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट, एम वर्ब का। ठीक है, ऐसे यहां पर भी आई एम टू प्ले, मैं खेलना, मुझे खेलना है, तो यहां पर भी नाने नियम तुम्हारा है, तो ये एज अ कंप्लीमेंट। ठीक है, यहां सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, एज अ कंप्लीमेंट। ऐसे आई हैव टू वर्क, ये भी एज अ कंप्लीमेंट का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो समझ गए आप। सबसे पहले इन्फिनेटिव यूज एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव जो है यहां पर यूज एज अ ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर इन्फिनेटिव यूज एज अ कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें इन्फिनेटिव के बारे में ही जानना है कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। उसके बाद इन्फिनेटिव किसी एडजेक्टिव का कार्य भी करता है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो पहले इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद कुछ और देखते हैं हम, जैसे the cow gives us milk to drink. The cow gives us milk to drink. तो यहां पर the cow gives us milk to drink, तो यहां सेंटेंस में भी सेंटेंस कह रहा है कि गाय हमें पीने के लिए दूध देती है। तो यहां पर सेंटेंस में टू ड्रिंक हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब ये काम किस रूप में कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या एज एन एडजेक्टिव। तो यहां पर गाय हमें क्या देती है, मिल्क यानी दूध, और दूध कैसा, पीने के लिए। तो यहां पर ये जब किसी नाउन के बाद आकर अगर उसकी विशेषता बताता है तो ये क्या कहलाता है, ये एक नाउन है हमारा, और ये क्या कहलाएगा, एज एन एडजेक्टिव। तो ये इन्फिनेटिव जो है किसका कार्य कर रहा है, यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। क्लियर है, यूज एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मिल्क जो है वो नाउन है, और जब वो किसी नाउन के बाद प्रयुक्त हो रहा है तो वो उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखेंगे एक और, जैसे ही इज स्लो टू रीड, ही इज स्लो टू रीड। तो यहां पर सेंटेंस कह रहा है
ही स्लो टू रीड। तो ये क्या है, टू रीड यहां पर क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू रीड भी इन्फिनेटिव है। उससे पहले आ रहा है स्लो, जो एक एडजेक्टिव है। स्लो क्या है, एक एडजेक्टिव। तो यहां पर ये एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। स्लो यानी वह पढ़ने में धीमा है, मंद है, या धीरे धीरे पढ़ता है। तो ये उसकी विशेषता हो गई कि वह पढ़ने में क्या है, धीमा है। और यहाँ जो टू रीड आ रहा है, जब भी कभी इन्फिनेटिव अगर किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब के बाद प्रयुक्त होता है आकर, तो वो यूज एज एन एडवर्ब। किसका कार्य करता है, यूज एन एडवर्ब, ठीक है। तो यहां पर ही स्लो टू रीड, ये एक एडजेक्टिव है स्लो, और उसके बाद टू रीड प्रयुक्त हो रहा है इन्फिनेटिव, तो ये एज एन एडवर्ब का कार्य करेगा। क्लियर है सभी को ये पॉइंट। सबसे पहले हमने पढ़ा यूज एन सब्जेक्ट, फिर उसका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग, फिर हमने उसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग, उसके बाद हमने देखा उसका एडवर्ब के रूप में प्रयोग। इसके बाद एक छोटी सी बात और बता देता हूं। कुछ हमारे बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है जो टू होगा सेंटेंस का, वो होता नहीं है उसमें। जैसे ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ यानी उसने मुझे हंसाया। तो यहां पर जो मेड है एक पॉजिटिव वर्ब भी है, और दूसरा ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो यहां पर सेंटेंस में जो टू लाफ होता है वो छिपा हुआ है, साइलेंट है, वो है नहीं। तो जब वो छिपा हुआ है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। ऐसे ही हमारा होता है कि लेट हिम गो, उसे जाने दो, जाने। तो यहां पर भी नाने नहीं आ रहा है, लेकिन उसे जाने दो। तो यहां भी गो से पहले जो टू लगता है इन्फिनेटिव में, वो भी हमारा छिपा हुआ है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आपको अभी इन्फिनेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्फिनेटिव का हमने डिटेल में पढ़ लिया, यूज एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव के द्वारा दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कैसे जोड़ा जाता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें। तो अब हम बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, यानी फर्स्ट रूल हमारा है कि हम इन्फिनेटिव के द्वारा दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कंबाइन करना सीखेंगे। तो पहला जो रूल है, अगर फर्स्ट सेंटेंस में कोई कार्य किया जाता है कर्ता के सब्जेक्ट के द्वारा, और उस कार्य को करने का कोई उद्देश्य, मोटिव दूसरे सेंटेंस में प्रकट होता है, जैसे वह बाजार गया, ठीक है। ही वांटेड टू बाई सम फ्रूट्स, वह कुछ फल खरीदना चाहता था। तो वो बाजार क्यों गया है, कुछ फल खरीदने। तो ये उसका मोटिव, उद्देश्य है। तो यहां पर हम देखेंगे पहले वाक्य को हम ऐसे लिखेंगे, ही वेंट टू मार्केट, यानी वह बाजार गया, क्या करने गया था, टू बाई। तो ये यहां हमारा इन्फिनेटिव है। तो टू बाई सम फ्रूट्स, यानी वह कुछ फल खरीदने बाजार गया। तो यहां पर सेंटेंस में टू बाई जो है हमारा इन्फिनेटिव है। इस तरह से सेंटेंस को कंबाइन करना है। एक सेंटेंस और लेते हैं।
द सर्वेंट वाज ए थिफ, फुल स्टॉप, मदर फाउंड दिस। ठीक है, यानी नौकर एक चोर था, मदर फाउंड दिस, माता ने यह पाया। तो यहां पर डायरेक्ट इन्फिनेटिव तो दिया नहीं है, यानी माता ने नौकर को एक चोर पाया, यानी उसका चोर होना। तो यहां पर सेंटेंस हो जाएगा मदर फाउंड दिस। ठीक है, अब यहां पर है नौकर का चोर होना, मदर फाउंड दिस। मदर फाउंड यहां पर होगा द सर्वेंट। ठीक है, मदर फाउंड द सर्वेंट, माता ने नौकर को पाया। चोर होना यानी नौकर जो है वो चोर था। तो यहां पर जो वाज वर्ड आ रहा है कि नौकर एक चोर था, आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है। वाज वर्ड जो है वो किसकी वर्ब है? बी की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मदर फाउंड द सर्वेंट टू बी ए थिफ। ठीक है, माता ने नौकर को एक चोर होना पाया। तो यहां तक फर्स्ट रूल को आप कॉपी कर लेंगे। स्टूडेंट्स, रूल नंबर हमारा जो 2 है वो यदि पहले वाक्य में सब्जेक्ट की कोई शारीरिक या आर्थिक स्थिति प्रकट होती है तो और उसकी वजह से दूसरे वाक्य में कोई कार्य अपूर्ण रह जाता है, यानी पूरा नहीं होता है। जैसे मैं कमजोर हूं, मैं चल नहीं सकता। ठीक है, आई एम वेरी वीक, आई कैन नॉट वॉक। तो ये क्या है कि कमजोर यानी शारीरिक स्थिति प्रकट हो रही है। या सेंटेंस में दिया हो कि राम इज वेरी पुअर, राम बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई कॉस्टली बुक्स, वह महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। तो यहां पर सेंटेंस में पहले वाले वाक्य में एक आर्थिक स्थिति प्रकट हो रही है और उसकी वजह से दूसरे वाक्य में कार्य क्या रह गया? अधूरा। ठीक है, यानी वो गरीब होने के चलते हुए महंगी पुस्तकें नहीं ले सका। तो वहां पर जो पहला वाक्य है उसमें जो एडजेक्टिव प्रयुक्त हो रहा है पुअर, पुअर एक हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो उससे पहले टू का प्रयोग करना है, यानी वेरी को हटाकर। जैसे राम इज टू पुअर, यानी राम इतना गरीब है या राम बहुत गरीब है। उसके बाद जो दूसरे सेंटेंस का इंफिनिटिव है, पहले बताया था जो वर्ब बाई, उसी को इंफिनिटिव में चेंज करना है। ठीक है, खरीदना, तो टू बाई कॉस्टली बुक्स। ठीक है, सेंटेंस हो गया राम महंगी पुस्तकें खरीदने के लिए बहुत गरीब है। ठीक है, क्लियर है सभी को? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो भी सेम अकॉर्डिंग सेकंड रूल की तरह ही है, सिर्फ नेक्स्ट रूल में इतना डिफरेंट है कि यहाँ दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ द फैन है और यहाँ पर आई, और जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो पहले वाले सेंटेंस को आप उपरोक्त नियमानुसार ही बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उससे पहले फॉर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर इन्फिनिटिव। जैसे द फैन इज
टू हाई, उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट है आई, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मी, और उससे पहले फॉर मी, और उसके बाद इंफिनिटिव वर्ब क्या है टच, टू टच, ठीक है। अर्थ हो गया फैन यानी पंखा मेरे छूने के लिए बहुत ऊंचा है। तो जो दोनों रूल हैं दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि पहले में सब्जेक्ट हमारा एक ही है दोनों जगह, राम और ही। यहां पर सब्जेक्ट हमारे क्या हो गए हैं अलग अलग। जब सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे तो पहले वाक्य को सेकंड रूल की तरह चेंज करना है। उसके बाद आई जो ऑब्जेक्ट यहाँ दिया होगा सब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और उससे पहले फॉर का प्रयोग, और उसके बाद इन्फिनिटिव, ठीक है। तो यानी दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ 2-4 एग्जांपल और लेते हैं अभी आगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लें आप। नेक्स्ट हमारा एक रूल और है, रूल नंबर 4। कभी कभी वाक्य में कारण व परिणाम का संबंध भी दिया होता है, ठीक है। जैसे कि कारण और उसका परिणाम, आई रिसीव्ड अ लेटर, मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, तो ये कारण है। और आई वॉज ग्लैड, मैं प्रसन्न था, ये उसका परिणाम। मैं प्रसन्न क्यों था? लेटर प्राप्त करके। तो यहाँ पर जब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे यानी मैं एक पत्र प्राप्त करके प्रसन्न था, आई वॉज ग्लैड, मैं प्रसन्न था, टू रिसीव अ लेटर, ठीक है। आई वॉज ग्लैड टू रिसीव अ लेटर, मैं एक पत्र प्राप्त करके प्रसन्न था, ठीक है। उसके बाद हमने यहां तक आपके रूल कंप्लीट है ये। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट एक सेंटेंस और लिया है अलग से, ये हमारा फर्स्ट रूल भी है। दूसरा सेंटेंस क्या है? सी वांटेड टू एजुकेट हर सन, वह अपने बेटे को शिक्षित करना चाहती थी। सी सेंट हिम टू दिल्ली, उसने उसे दिल्ली भेजा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है उसने अपने बेटे को शिक्षित कराने के लिए दिल्ली भेजा। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में चला जाएगा कि सी सेंट हर सन, उसने अपने बेटे को भेजा, टू दिल्ली, शी सेंट हर सन टू दिल्ली टू बी एजुकेटेड, शिक्षित कराने के लिए। तो यहां पर क्या होगा कि बच्चा ना तो शिक्षित स्वयं होगा, किसी के द्वारा किया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो टू बी का जो प्रयोग हुआ है ये किस में हो रहा है? ये पैसिव में, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में भी लिखवाया था कि अगर पैसिव में है तो वहां पर टू प्लस बी का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस जो है ये पैसिव में है, इसलिए टू बी एजुकेटेड। तो मैं समझता हूं कि इन्फिनेटिव अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और इन्फिनेटिव के कुछ सेंटेंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे अभी। और जिन बच्चों ने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है या जो इस वीडियो पर नए बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आप कॉपी कर लेंगे और ये प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी
उसमें हम इन सेंटेंस को मैच करा देंगे। और प्लीज अगेन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।